केरल में 2 दिन कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में भी बरसेंगे बादल। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में तेज हवाएं चलने के आसार। तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। 3 दिन बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में थोड़ा गिर सकता है पारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिन देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कैसी है तापमान की स्थिति और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। केरल में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार को भी केरल में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ भागों में भी गरज के साथ तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। कोंकण, गोवा में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी शुक्रवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। 2 दिन लक्षद्वीप और केरल के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर भी शुक्रवार को तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में। अब आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। जी हाँ, देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है और कहां-कहां मौसम साफ रह सकता है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन कई जगह बारिश के आसार हैं। तेलंगाना में कुछ जगह तो रायलसीमा में कई स्थानों पर वर्षा होगी। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गुरुवार को ज्यादातर जगह तो शुक्रवार को कई जगह बरसात की संभावना है। तटीय कर्नाटक में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश का अनुमान है। आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन अनेक जगहों पर बादल बरसेंगे। साथ ही अगले 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में ज्यादातर इलाकों में बरसात के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन ओडिशा में छिटपुट जगहों पर पानी बरस सकता है। झारखंड और बिहार में फिलहाल बरसात की संभावना नहीं है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन इक्का दुक्का जगह वर्षा संभव है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहेगा। मध्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन इक्का दुक्का जगह बादल बरस सकते हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बारिश का अंदेशा है। विदर्भ में गुरुवार को अलग अलग जगह बूंदें पड़ सकती है। पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में अगले 2 दिन मौसम साफ रहेगा। कोंकण और गोवा में 2 दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तो जाना आपने देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो देश के किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए ये जान लेते हैं। खासतौर से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल की बात करें तो ज्यादातर जगह यहाँ बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक में भी कुछ जगह, जबकि आंतरिक कर्नाटक में भी छिटपुट जगह बारिश दर्ज हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कई इलाकों में भी बादल बरसे। इसके साथ ही तेलंगाना में भी गिने चुने स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगह
बादल बरसे, लेकिन लक्षद्वीप में अधिकतर स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जगह जगह बारिश दर्ज की गई। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर बारिश दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में छिटपुट जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। ओडिशा की बात करें तो इक्का दुक्का स्थानों पर यहां भी बादल बरसे। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गिने चुने स्थानों पर बादल बरसे। पंजाब और हरियाणा में भी छिटपुट स्थानों पर बूंदें पड़ी। तो जाना आपने पिछले 24 घंटे के दौरान क्या स्थिति दर्ज की गई, और बात अब आइए कर लेते हैं तापमान की स्थिति की भी। सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान का हाल। कोंकण और गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यानी अधिक दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। उधर तटीय कर्नाटक के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान में कुछ कमी देखने को मिली। इस दौरान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में सबसे अधिक तापमान रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का हाल। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान की यही स्थिति दर्ज हुई। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग स्थानों पर रात का जो तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। और इस बीच मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान और बारिश का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा कृषि और मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के किन किन हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है और कहां कहां मौसम साफ रह सकता है। ऐसे में जो कृषि कार्यों की बात की जाती है तो किसान सावधानी पूर्वक कृषि कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं किसानों को क्या सलाह दे रहे हैं कृषि कार्यों के लिए, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के पूर्वी हिस्सों में तैयार धान की कटाई जारी रखे। वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी भागों में गेहूं और बरसीम की बुआई का काम करे। यहाँ के किसान इन दिनों सरसों और चने की बुआई जारी रखे। मध्य उत्तर प्रदेश में मूंगफली की बुआई करते रहे। इतना ही नहीं, यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मिर्च की रुपाई भी जारी रखे। साथ ही सरसों और चने की बुआई करते रहे।
बुंदेलखंड इलाके में रबी की फसल में चना, काबुली चना, मटर, सरसों जैसी फसलें बोए। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के पूर्वी मैदानी अर्धशुष्क इलाके में तैयार मूंगफली की खुदाई का काम करे। यहाँ के किसान तिल की कटाई भी समय पर कर ले। राजस्थान के पूर्वी मैदानी अर्धशुष्क हिस्से में तैयार ज्वार की कटाई का काम भी कर सकते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सिंचित इलाके में चने और जौ की बुआई करें। यहाँ के किसान तैयार कपास की चुनाई का काम भी करते रहे। इस समय राजस्थान के पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सरसों और चना बोए। वहीं मध्य प्रदेश के मालवा पठार इलाके में मटर और सरसों की बुआई कर सकते हैं। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रुपाई उभरी हुई क्यारियों में करें। इन दिनों मध्य प्रदेश में गाजर, मूली, सरसों और चने की बुआई भी फायदे का सौदा हो सकती है। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में तैयार धान की कटाई करें। यहाँ के विंध्य पठार इलाके में रबी की सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान इन दिनों लहसुन की रुपाई भी कर सकते हैं। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देने जा रहे हैं लाल मूली की खेती के बारे में। किस तरीके से इसकी खेती आप कर सकते हैं और इस दौरान आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा, किस तरह की सावधानी अपनाकर अच्छी उपज आप ले पाएंगे इस मौसम में, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने कैसे आप लाल मूली की खेती कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किसान झूम धान की कटाई जारी रखें। असम में आलू की बुआई का काम किसान कर सकते हैं। असम के किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करते रहें। साथ ही असम के ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी हिस्से में मक्का की बुआई किसान जारी रखें। यहाँ के किसान सरसों की बुआई भी करते रहें। इन दिनों असम में सफेद सरसों की बुआई फायदेमंद रहेगी। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य इलाके में मक्का की बुआई किसान कर सकते हैं। असम के उत्तरी बांध वाले मैदानी हिस्से में कम अवधि वाली फसल लगाएं किसान। साथ ही यहाँ के किसान इन दिनों मटर की बुआई कर सकते हैं। वहीं मेघालय में भी गोभी वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करना किसान जारी रखें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे क्या कुछ खास रहेगा मौसम और कृषि में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा केक। धमाका आ गया क्या? आज का दिन याद है आपको? धमाका आ गया क्या? पिछले साल तो पापा ने ना सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका छोड़ दिया था। आ गया सोनालिका हेवी ड्यूटी धमाका रिटर्न्स। ये मौका छूट ना जाए। सोनालिका ट्रैक्टर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए जान लेते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल किसानों को रखना होगा। खासतौर से मणिपुर की अगर पहले बात करें तो यहाँ पर किसान खरीफ धान की कटाई जारी रखें। मणिपुर के किसान आलू और गोभी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं। वहीं मिजोरम में प्याज की नर्सरी किसान तैयार कर लें। मिजोरम के किसान लहसुन की नर्सरी तैयार करने का काम भी कर सकते हैं। मिजोरम में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की नर्सरी भी किसान लगा सकते हैं। साथ ही बुआई के 5 से 6 हफ्ते बाद गोभी की रुपाई किसान कर सकते हैं। बुआई के बाद जब पौधों पर 4 से 6 पत्तियां आ जाएं तो गोभी और ब्रोकली की रुपाई करें। नागालैंड में तैयार मक्का और धान की कटाई जारी रखें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों पर। आपको बता दें केरल में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को भी केरल में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के कुछ भागों में भी गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान है। कोंकण और गोवा में शुक्रवार को कुछ स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी शुक्रवार को कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर की बात करें तो यहां 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। 2 दिन लक्षद्वीप और केरल के तटों पर भी काफी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। साथ ही गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों पर भी शुक्रवार को तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। आपको बता दें अब आप मौसम खबर को डीडी किसान के YouTube चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और उसके बाद मौसम की जानकारी मौसम खबर के साथ आप ले सकेंगे YouTube के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे सोनालिका ट्रैक्टर्स, लीडिंग एग्री इवोल्यूशन और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। मैं सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनके और उनके परिवार के लिए दिवाली बहुत खुशी लाए। लेकिन मैं ये साथ साथ भी कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा जब हम दिवाली मनाएं तो ये ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करके ही निभाएं। भीड़ ना इकट्ठी होने दें, मास्क लगा के रखें और हम पूरी अपनी सतर्क रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इस खुशी के त्यौहार में हम इन्फेक्शन फिर से फैलाएं और हम एक और नई वेव देखें। तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बट स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हैप्पी दिवाली। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। विक्रम को दस्ता वाला उठा के ले गया। लगान माफ हो जाता तो बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़ लेगी? झोपड़ी में रहने वाले चांद के सपने नहीं देखते। तुम्हारे प्यार के कसम है पूर्वा, यहाँ से भाग जाओ। तेरा भविष्य तो यही है। कितने दिन हो गए तुमने
कुछ भी खाया पिया नहीं। पंचायत के विकास के लिए कोई महिला सामने आए। हम इस गांव के विकास के लिए यहाँ आए हैं। वो भाग्यशाली लड़का कौन है? पूर्वा। लौट के आए मेरे मीत। देखिए 8 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं दीपक हूँ, मेरा जलना ही तो मेरा मुस्कुराना है। बहुत खुशी है फूल बेच के अपने घर की सजावट करके। दिवाली की जो सजावट वो प्राकृतिक रूप से करें। पराली हमारे लिए पहले की तरह चिंता का विषय नहीं रहा, सरकार ने इसको डिकम्पोज कर दिया है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई है, उसके थ्रू सिलेंडर और गैस आ गया है, उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। दिवाली आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिवाली किसानों वाली 4 नवंबर और 5 नवंबर दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरान रोंदुआ नहीं लौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी।
व्यवहार्यता मूल्य वीपी तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। मैंने शिवपुत्र को समाप्त करने के लिए योजना बनाई थी शाम्बकी, किंतु योजना सफल हुई अथवा नहीं। हे महागणेश, इस पृथ्वी लोक को तारकासुर के अत्याचारों से कब मुक्ति मिलेगी? यदि तुमने सत्य नहीं बताया तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। नारायण नारायण। सर्वशक्तिमान परम देव श्री महागणेश के प्रति निंदात्मक वचन कहकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण ना दो दीदी। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कहानी में उसका खून करवा देना। यस इंस्पेक्टर, ये रानी। रस्टी तू बता, तू तो इंग्लैंड में था। हाँ मैं इंग्लैंड गया था। सुना आपने, रात रानी का मर्डर हो गया। तो बिना पैसे के रानी बैंक में नौकरी लगवाने के काबिल थी, हाँ? क्या करेगी मछली व्यवसाय का उद्धार? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। क्या बढ़ेगा अब मछली निर्यात? योजना से जुड़ने के लिए कहां करें संपर्क? DOF.gov.in करके वेबसाइट है। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पूरी जानकारी। सरकार आपके साथ में 6 नवंबर शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अगर हमारे देश में किसी शहर का धर्म फुटबॉल है तो मैं आज उसी शहर में हूं। और कोलकाता वो शहर है जहां की नसों में खून की तरह दौड़ता है फुटबॉल। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर में उनके जीवन से हूंगा रूबरू। देखूंगा कैसे लेती है आकार मां शक्ति की प्रतिमाएं कोलकाता की कुम्हार टोली में। हुगली पर ढलते हुए सूरज के खूबसूरत नजारे को देखूंगा कोलकाता के प्रिंसेप घाट से। किसान, बदलते भारत की शान।